Lights. Action. नमस्कार, हुनरबाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सॉरी माफ कीजिए रेणुका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आई एम सो सॉरी। मुंबई का ट्रैफिक, उफ, काश मेरे पास एक ऐसा यंत्र होता जिससे मैं एक चुटकी भर में वहां से यहाँ पहुंच जाता। ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। आपको चाहिए अपना पेट इन्वेंटर। ओ, इन्वेंटर यानी आविष्कारक। अरे वाह, वो तो बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन आज हमारी बात हुनर की है, आविष्कार की नहीं ना। लेकिन सिद्धार्थ जी, हुनर और आविष्कार का बहुत गहरा रिश्ता है। वो कैसे? देखिए, अगर एक मास्टर कलाकार हैं जो पश्मीना शॉल बनाते हैं तो उन्हें हम हुनरबाज कहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर वही मास्टर क्राफ्ट्समैन उसी पश्मीना शॉल को बनाने के लिए एक नया तरीका, एक नई प्रक्रिया इजाद करें जिसकी वजह से उस पश्मीना शॉल को बनाने के लिए कम से कम समय लगे या फिर और भी बेहतरीन क्वालिटी की हो, तब हम उन हुनरबाज को आविष्कारक कहेंगे। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हुनर से ही तो आविष्कार पैदा होता है। बिल्कुल। और जब तक कि आपने अपने हुनर को उस चोटी तक ना पहुंचाया हो, तब तक आप आविष्कार नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसमें आपका भी नुकसान होगा और हम सबका भी। लेकिन आविष्कार उन्नति के लिए बहुत जरूरी है जी। आविष्कारक बनाते हैं नए उत्पाद या नई प्रक्रियाएं जो आगे चलकर एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी ट्रांसलेट करते हैं हजारों लाखों रोजगार में। और ऐसे ही आविष्कारक हमें देते हैं एक नई सोच और नए सपने। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो। हुनरबाज तैयार हैं आप? बना लो सीधी राहें मिलेंगी तुमको, हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के सबसे अलग, दुनिया के सबसे अनोखे रियलिटी शो में जिसका नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फॉर द अमेजिंग रिस्पांस जो हमें मिल रहा है। विंसी, ये जो शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू कहना, ये मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है ना, ये मेरे लिए है। मतलब? नहीं समझी ना? मैं समझाता हूँ, एज ऑलवेज। सी, दर्शकों को अपना शो पसंद आ रहा है, राइट? क्यों? इसमें दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से, और वो इंफॉर्मेशन रिसर्च लाता कौन है? एज ऑलवेज मैं। इग्नोर हिम। हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने हुनरबाजों की खोज की शुरुआत की थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, और इस एपिसोड में हम चलेंगे महाराष्ट्र के कल्चरल कैपिटल पुणे। पुणे बुद्धिजीवियों का शहर, शिक्षा का शहर, नई व्यवस्थाओं से परिपूर्ण छोटा सा प्यारा सा शहर। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फैलाव और स्टैंडर्ड की वजह से यहाँ कई स्किल्ड हुनरबाज तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्निकल जैसी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती हैं। इसीलिए हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स एंड मोबाइल रोबोटिक्स की बात करेंगे।
तक इन बच्चों की काल्पनिक दुनिया थी, जिसे हम फिल्मकारों की कल्पना के माध्यम से सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे, आज वो काल्पनिक दुनिया अपना एक स्वरूप ले चुकी है। रोबोट। रोबोट जिसे एक आधुनिक आविष्कार माना जाता है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो रोबोट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से संबंध रखता है। अर्थात मशीन को जीवंत बनाने की प्रक्रिया को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। 1 मिलियन से भी अधिक इंडस्ट्रियल रोबोट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन की बढ़ती मांग की वजह से आज इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक मशीन्स या रोबोटिक इक्विपमेंट्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जैसे स्किल्ड हुनरबाजों की बहुत डिमांड है। रोबोटिक्स आधुनिक साइंस की देन और आधुनिक साइंस का फ्यूचर। कभी नामुमकिन सी लगने वाली बातों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट ने सच कर दिखाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा ही अद्भुत करिश्मा है रोबोटिक्स। आज हम आपको लेकर चलते हैं पुणे के MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। MIT पुणे इंडिया के प्रीमियम कॉलेजेस में से एक है। इस कॉलेज ने इंडिया को कई होनहार इंजीनियर्स दिए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग के बाकी विषयों के साथ साथ रोबोटिक भी पढ़ाया जाता है। यहाँ रोबोटिक्स की बारीकियों को जानेंगे ही, साथ ही होगा MIT स्टूडेंट्स के बीच एक दिलचस्प रोबोटिक का मुकाबला। MIT कॉलेज में हम रेगुलर सिलेबस रहता है वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद हम एड ऑन कोर्सेज, ये एक नया कंसेप्ट लाए हैं। एड ऑन कोर्सेज और मोबाइल रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे हम एडिशनली इंट्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करना, अलग अलग सेंसर्स को इंटरफेस करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये दोनों सब साथ में मिलते तभी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। बचपन में तो बहुत सारे खिलौने से खेलता था, वो खोल के उसके अंदर के जो पार्ट्स है ना वो देखने में बहुत अच्छा लगता था। अभी लग रहा है कि मैं खुद प्रोग्राम कर सकता हूँ उस खिलौने को, तो उसके लिए मतलब रोबोटिक्स एक अच्छा ब्रांच है। फ्यूचर टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा है आजकल। अगर आप देखेंगे तो इवन हम अपना जो घर है वो भी टोटली मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ बैठे बैठे मैं घर का फ़ैन और लाइट भी बंद कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल। इसका मतलब आने वाले भविष्य में मोबाइल रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एप्लीकेशंस और इसके जो यूज़ है ये बहुत बढ़ने वाला है। हर रोबोट के पीछे कई ह्यूमन माइंड्स काम करते हैं। एक रोबोट मैकेनिकल इंजीनियर के हाथों से गुजरकर आकार लेता हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसमें जान डाली जाती है। फिर कंप्यूटर इंजीनियर के हुनरबाज रोबोट में अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए कोड डालते हैं, जिससे रोबोट को ब्रेन मिलता है और तब जाकर डिसाइड होता है कि रोबोट किस तरह काम करेगा। रोबोट्स की इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखना होगा इन हुनरबाजों को, जब ये सामना करेंगे आगे होने वाले रोबोटिक के मुकाबले का। और इन्हीं में से एक प्रतियोगी है उदय विनय पाटिल, जिन्होंने न सिर्फ MIT का बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। प्रेजेंटली मैं MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। मुझे रोबोटिक्स का बचपन में ही शौक था, तो मैं रोबोटिक्स मेरे भाई से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। ये मेरा रोबोट है जिसमें मैं प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूँ। इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह बाकी असेंबली वगैरह कंप्लीट है। और ये मेरा फर्स्ट रोबोट था जो मैंने बनाया था। इससे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीती है, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो इसलिए मैंने MIT ज्वाइन किया है और मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन लाइप्जिग 2013 में। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा। जब उदय का वो कंपटीशन हुआ ना, उसी वक्त जब फ़ोन आया तो बस मेरे को इतना आनंद हुआ था कि बस पूछो ही मत। मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊँ जो कि अपीयरेंस में ह्यूमनॉइड हो, यानी ऐसे कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो मैं प्री डिफाइंड करूँ और रोबोट खुद डिसीजन ले। मुझे फ्यूचर में मेरे कंट्री के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं MS करने जा रहा हूँ इन रोबोटिक्स इन USA।
उदय के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब वक्त है MIT के हुनरबाजों के बीच होने वाले रोबोटिक्स मुकाबले का। तो अब बारी है हमारे हुनरबाजों के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन की। और जब बात हो रही है मोबाइल रोबोटिक्स की, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन भी उसी पर होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ सारे हुनरबाज मौजूद हैं और हमारे साथ हैं उनके मेंटर मिस्टर श्रीधर खांडेकर जी। हेलो। तो अब हम चलते हैं हमारी टास्क की तरफ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपने टास्क को जानने के लिए? इस टास्क में 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। हर टीम में होंगे 2 मेंबर, जिनको सबसे पहले कंप्यूटर के जरिए बनाना होगा एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को फिट किया जाएगा रोबोट की मेमोरी में। और टाइम लिमिट होगी बस 30 मिनट। फिर शुरू होगी रोबोटिक रेस। ग्रीन सिग्नल के मिलते ही टेढ़े मेढ़े सफेद रास्तों को फॉलो करते हुए रोबोट को पहुंचना होगा स्टॉप पॉइंट तक। स्टॉप पॉइंट के पहले रोबोट रास्ता भटका तो उसे मिलेगा रेड सिग्नल और उस टीम का गेम हो जाएगा ओवर। Shall we start? Yes. 3, 2, 1. रोबोट की दुनिया के भावी हुनरबाजों का टास्क शुरू हो चुका है। वक्त है बहुत कम, टास्क है बहुत मुश्किल। मेंटर श्रीधर खांडेकर की देखरेख में अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोटिक हुनरबाज। और सिर्फ रोबोट की ही नहीं, बल्कि रोबोट बनाने वाले हुनरबाजों की भी है ये कड़ी परीक्षा। क्या ये हुनरबाज 30 मिनट में ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? नवलेश और देवेंद्र की प्रोग्रामिंग खत्म भी हो गई। ये लीजिए, टीम 3 के सुकेश और शुभम भी दे रहे हैं पूरी टक्कर। प्रतीक और उदय पर भी लगे हुए हैं प्रोग्रामिंग की हर बारीकी से जूझने में। सुमित और मदन दिख रहे हैं थोड़ी मुश्किल में, और बाकी टीम्स की मशक्कत अब भी जारी है। टाइम हो चुका है खत्म। रोबोट को अब सामना करना पड़ेगा टास्क के दूसरे और आखिरी चैलेंज का। Are you all ready? Yes. तो सर, हम एक एक करके हर टीम का रोबो ट्राई कर सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने रोबो के साथ आ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे टीम 1 से। ग्रीन सिग्नल के मिलते ही नवलेश और देवेंद्र का रोबोट निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर। मगर ये क्या, ये रोबोट तो आगे ही नहीं जाना चाहता। अब बारी है कनकन और समर्थ के रोबोट की। टीम 2 का रोबोट शुरुआत से ही दिख रहा है काफी कॉन्फिडेंट। लगता है इस रोबोट के लिए ये रास्ता कुछ जाना पहचाना है। कनकन और समर्थ के रोबोट ने सफलतापूर्वक कर लिया है ये टास्क। मुबारक हो कनकन एंड समर्थ। देखते हैं और कौन सी टीम कनकन और समर्थ को टक्कर दे पाएगी। अब सुकेश और शुभम के रोबोट उतर चुके हैं मैदान में, पर लगता है इनका रोबोट थोड़ा कंफ्यूज है। अरे ये क्या, सुकेश और शुभम को मिल गया है रेड सिग्नल। लेट्स ट्राई। मोहित और अमर का रोबोट भी चल पड़ा है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। अरे रे रे रे, मगर ये क्या, ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि जाना कहाँ है। अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट टीम को, आ जाइए। अब सुमित और मदन के रोबोट की शुरू होती है परीक्षा। जैसे जैसे आगे सुमित और मदन का रोबोट बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूसरी टीम वालों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। लगता है काफी अच्छी प्रोग्रामिंग की है सुमित और मदन ने। हाँ, मगर ये क्या, लगता है इन्हें तारीफ कुछ हजम नहीं हुई। The next team. अब बारी है इस टास्क की आखिरी टीम, यानी उदय और प्रतीक की। अगर उदय और प्रतीक का रोबोट भी रहा नाकाम, तो सीधे सीधे कनकन और समर्थ की टीम बन जाएगी इस टास्क की विनर। रोबोट के आगे बढ़ते ही उदय और प्रतीक का कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और अब मंजिल से कुछ ही दूर है उदय और प्रतीक का रोबोट, और उदय और प्रतीक के रोबोट ने भी आखिरकार पा ही ली है अपनी मंजिल।
मिस्टर श्रीधर, इन 6 टीम्स के परफॉर्मेंसेस तो हमने देख लिए, तो आपको क्या लगता है कि इन 6 टीम्स में से कौन विनर है? 6 टीम ने परफॉर्मेंस किया, उसमें से 2 ही टीम है जिन्होंने टास्क पूरा 100% कंप्लीट किया, लेकिन जो परफेक्टनेस प्रोग्रामिंग में था वो सिर्फ एक टीम में था। सो द टुडेज विनर इज टीम नंबर 2, द समर्थ एंड कंकन। कंग्रेचुलेशन कंकन एंड समर्थ, आपने क्वालिफाई कर लिया है रोबोटिक के फिनाले कंपटीशन के लिए। सनी, तुम्हारे पास अगर एक रोबोट होता तो तुम क्या करते? मेरे पास अगर एक रोबोट होता तो मैं उसे यहाँ पे तुम्हारी जगह पे खड़ा करता और उसके साथ ये शो होस्ट करता। एटलीस्ट मैं उससे इंटेलिजेंट बातें तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे पास अगर रोबोट होता तो तुम क्या करती? मैं ना, नहीं, मुझे पता है तुम क्या करती। तुम क्या करती? घर का सारा काम उससे करवाती और खुद किसी ब्यूटी पार्लर में जाके बैठ जाती। उसके लिए रोबोट खरीदने की जरूरत नहीं है, बस शादी कर लो। और वैसे भी तुम ना बहुत जल्दी किसी के हाथों के रोबोट बनने वाले हो। रियली? बाय द वे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आया था। प्लीज उसे बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने उसे बोला नहीं है यार। एक सेकंड ना। जब तक ये अपनी गर्लफ्रेंड की डांट सुनते हैं, चलिए हम और आप मिलकर चलते हैं एक दिलचस्प आविष्कार की ओर, एंड फार्म रोबोटिक्स। कभी सोचा है कि यूं चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाए? न सारे लाइट्स को ऑफ करने की टेंशन, न स्विच बदलने की टेंशन, और ना ही शॉक लगने की टेंशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम ऑटोमेशन सिस्टम्स की, जिससे आप सिर्फ एक रिमोट के ज़रिए या फिर लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, फैन ऑन, लाइट ऑफ। एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट में ये होम ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल करने की कीमत होगी लगभग 10 से 15 लाख रुपए। लेकिन यहाँ ये कमाल कर दिखाया है कोलकाता के हुनरबाज सुभोजीत बासु ने एंड फार्म के सपोर्ट से ये ऑटोमेशन सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया है कि इसकी सेटिंग अप कॉस्ट होगी सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए। तो हुआ ना ये हुनरबाजी का कमाल। लोगों को एनर्जी कंजर्व करना है, बचाना है एनर्जी। और एनर्जी आप कैसे बचाएंगे? घर पे अगर सपोज आप लाइट ऑन करके बाहर निकल गए, तो हमारा ये होम ऑटोमेशन है, ये इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये आपका घर कंट्रोल कर सकता है। तो आप घर के बाहर से भी आपका फ़ैन, लाइट, AC, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो जो स्विच से ऑपरेट होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फार्म होम ऑटोमेशन यूज़ करने के लिए आपको पहले ये स्विच बोर्ड में देखना पड़ेगा। दिस इज़ अ हार्डवेयर दैट वी पुट हर स्विच बोर्ड के पास। ये बॉक्स एक मिनी कंप्यूटर से बात करता है जो 24/7 आपके घर पे चलता है। वो कंप्यूटर बात करता है फाइनली विद द यूज़र इंटरफेस, जो आपको टैबलेट या लैपटॉप में चलेगा। इस इंटरफेस में आपको सारे रूम्स दिखेंगे। फाइनली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ, टैप टू ऑन, टैप टू ऑफ। In 2009 में हम लोगों ने एंड फार्म शुरू करने की सोची, और हम लोग हार्डवेयर R&D बिजनेस में घुसने वाले थे, जहाँ पे बहुत पैसा लगता है टिपिकली, और बहुत टाइम भी लगता है टू मेक अ प्रोडक्ट एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग इट। तो इनिशियली कुछ साल लॉस में चलना पड़ता है। तो इन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो हम लोगों ने रिसर्च किया कौन से इंक्यूबेटर्स हैं विच आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए हैं, जो इस बारे में हेल्प कर सकते हैं। तो पुणे शहर और वेंचर सेंटर सबसे अच्छा लगा। सो ऑल इन ऑल वेंचर सेंटर ने हम लोगों को लास्ट 4 सालों में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, एंड वी आर इन अ पोजिशन राइट नाउ वेयर वी कैन एक्चुअली मूव अहेड। पर्टिकुलरली हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो रोबोटिक्स प्रोडक्ट हो रहा है, वो रोबोटिक्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुँचाया जाए उसको। मिस्टर शुभजीत बासु के इस आविष्कार के साथ रोजगार के कई अवसर भी जुड़े हैं, जैसे टेक्नीशियन, इंस्टॉलर, सेल्स इत्यादि। बस इस क्षेत्र में आने के लिए जरूरत है तो मोबाइल रोबोटिक में एजुकेशन की। मर्द औरतों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा? हाँ, सर्वेस के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में औरतों की प्रतिशत बहुत ही कम है। मुझे पता था कि तुम्हें सिर्फ इसी स्टैट्स के बारे में मालूम होगा। मुझे ये बताओ
क्या तुम्हें पता है कि बायोटेक में कितनी प्रतिशत महिलाओं का योगदान है? बायोटेक में होगा यही कोई 5-10-15%। ये सुनो ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा चुकी हैं और बायोटेक इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां 18 से 28% महिलाएं इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखना इतना आसान नहीं है और ये कारण बनता है छोटी बड़ी बीमारियों का, जिसके लिए हमें कहीं भी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। ऐसी ही कुछ बीमारियों का घर बैठे ही पता लगाने के लिए भी जिस आविष्कार का जन्म हुआ, उसके पीछे भी एक महिला का हाथ है। मैं डॉक्टर सुष्मिता घोष हूँ। मैं जीएम बायोटेक का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। 2001 में मेरी माँ कलकत्ता में चेस्ट इन्फेक्शन से बहुत बीमार पड़ी थी, तो लाइफ थ्रेटनिंग हाल है, इसीलिए मैं तुरंत उधर गई। डॉक्टर के साथ बात करने के ये पता चला कुछ टेस्ट अवेलेबल होते तो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी तुरंत होते थे, तो लाइफ का जो थ्रेटनिंग सिचुएशन आया वो भी कम होते थे। डॉक्टर सुष्मिता जी की माँ ही शायद वो इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से उन्हें इस आविष्कार के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी मदद से हार्ट अटैक या टीबी जैसी बीमारियों का घर बैठे पता लगाया जा सके। तो मैंने तब से सोचा, ये सपना भी देखा, एक दिन मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगी जिसमें डायग्नोस्टिक्स तुरंत होगा, अफोर्डेबल होगा। डॉक्टर घोष की माँ के दर्द से जन्मा यह आविष्कार अब आम इंसान की बहुत बड़ी मदद बनकर सामने आया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को चेस्ट पेन हुआ तो इस इनोवेशन की मदद से आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये हार्ट अटैक है या नहीं, इस कंडीशन में हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। इस तरह का इनोवेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। अभी जीएम बायोटेक 2 अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है लाइफस्टाइल डिजीज हार्ट अटैक के ऊपर, दूसरा है संक्रामक डिजीज, उसमें अभी हम लोग टीबी के ऊपर फोकस कर रहा है। जितना खास डॉक्टर सुष्मिता का ये इनोवेशन है, उतना ही खास है जीएम बायोटेक, क्योंकि यहाँ का पूरा स्टाफ महिलाओं का है। वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के बाद एक ही प्रॉब्लम है, लोग समझते हम लोग औरत है तो इसीलिए हमारा आइडिया इनोवेशन हमारा खुद का नहीं, वो दूसरा किसी का है। डॉक्टर सुष्मिता का साहस और इनोवेशन ये साबित करता है कि आज की महिला किसी भी क्षेत्र में मर्दों से कम नहीं है, और इनके इसी साहस को प्रोत्साहन देकर आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है पुणे में स्थित वेंचर सेंटर, और इनको सपोर्ट करता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, यानी कि बायरैक। वेंचर सेंटर एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। उसका मतलब है कि साइंस बेस्ड जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाए, मतलब उनको न्यू बिजनेसेस के तौर पे कैसे लॉन्च किया जाए, वही वेंचर सेंटर का एफर्ट है। ये 2007 में स्टार्ट हुआ। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इस तरह के इनोवेशन के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है, टाइम लगता है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों में मास्टर्स डिग्री की। हमारा जीएम बायोटेक का लक्ष्य यही है, हम लोग जो डायग्नोस्टिक्स प्रोडक्ट अभी बना रहा है, जो पाइपलाइन में है और जो भविष्य में बनाएंगे, सारे प्रोडक्ट को जनगण को मिलना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। देखा? हाँ यार देखा तो, मगर कुछ समझ में नहीं आया ना? हाँ हमेशा की तरह सनी ना क्लासिक एग्जाम्पल इस बात का कि पूरी रामायण सुनने के बाद भी इसे ये समझ में नहीं आएगा कि श्री राम है कौन। हेलो मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा हाँ, तो बताओ कि बायोटेक क्या है? एग्जैक्टली। इस अगले सेक्शन में हम बायोटेक के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। यस, क्योंकि आफ्टर ऑल इट कुड बी अ ग्रेट करियर ऑप्शन। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति या देश की तरक्की से कई पहलू जुड़े होते हैं। जैसे हमारे देश में खेती कल भी होती थी और आज भी, मेडिकल साइंस कल भी था और आज भी है,
पर वक्त और हालात के साथ साथ जरूरत होती है हर क्षेत्र में सुधार और आविष्कार की। 125 करोड़ की आबादी वाले देश को अनाज उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आप जानते हैं आखिर ये संभव हो कैसे पाता है? इस मुश्किल को आसान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस का। और बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस का ये योगदान सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल साइंस में भी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस ने अपना परचम लहराया है। मेरी कैटरेक्ट सर्जरी यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल में हुई और मेरा बिल कुछ 50,000 रुपये आया। लेकिन आप अरविंद आई केयर देखिए, यही कैटरेक्ट सर्जरी जो मेरी 50,000 रुपये में हुई है वो $30 में करते हैं, यानी कि 2,000 रुपये में। कहाँ 50,000 और कहाँ 2,000। वो कैसे करते हैं? वो इनोवेशन के जरिए, जिसको हम वर्क फ्लो इनोवेशन कहते हैं। कभी न कभी हर इंसान की जरूरत से जुड़ा बायोटेक रोजगार के न जाने कितने अवसर प्रदान करता है। यही वजह है कि बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के स्किल्ड पीपल तैयार करने के लिए इसकी एजुकेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है वेंचर सेंटर। वेंचर सेंटर एक ऐसा वरदान है बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के इनोवेटर्स के लिए, जिनके पास हुनर तो है मगर फैसिलिटीज नहीं है। Venture Center was created to fulfill a need to drive science-driven innovation, to take early science और उनको एप्लीकेशन के तरफ कैसे उसको बढ़ाए, और एप्लीकेशन ठीक निकला तो कैसे उसको मार्केट के तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी विचार के ऊपर हमने यहाँ ये वेंचर सेंटर का निर्माण किया। वेंचर सेंटर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे एक लैब जहाँ वो काम कर सकते हैं, साइंटिफिक फैसिलिटीज़, इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे भी है, और ऑफिसेज जो जहाँ पे वो जहाँ से वहाँ शुरू कर सकते हैं। एक आईपी फैसिलिटेशन सेंटर है जिसके द्वारा हम पैटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क फाइलिंग, ऐसे सब मामलों में हम एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं। वेंचर सेंटर की इन पॉलिसीज के पीछे हाथ है बायरैक का। बायरैक यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। बायरैक भारत सरकार की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस की फील्ड में उभरी कंपनियों के लिए वरदान है। तुम्हें पता है बायोटेक इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है? नहीं रहने दो, गैस मत करो। 22% है। मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस का सेक्टर लगभग $4 बिलियन का सेक्टर है, और बायोटेक्नोलॉजी के सब सेक्टर्स जैसे कि बायो सर्विसेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स लगभग $1 बिलियन के सेक्टर है, और ये सेक्टर लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोजगार का साधन बना हुआ है। और इतना ही नहीं, अरे बस मेरी माँ, बस कर यार। चलिए हम चलते हैं और जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी सीगल बायो सॉल्यूशंस की ई-सेम टेक्नोलॉजी के बारे में। फाइट, क्या आपके अंदर फाइट चल रही है? क्या आपके अंदर फाइट चल रही है? आपके भी अंदर फाइट चल रही है। जी हाँ, हम सभी के अंदर कोई ना कोई फाइट चल रही है। ऐसी फाइट जो दिखाई नहीं देती पर उसका दर्द जरूर महसूस कर सकते हैं हम। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड जैसी जानलेवा बीमारियों से आज अनगिनत लोग लड़ रहे हैं, और ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है कैंसर, जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसी ही समस्याओं से लड़ने के लिए एक इनोवेशन किया है सीगल बायो सॉल्यूशन के डॉक्टर विश्वास जोशी ने। सीगल बायो सॉल्यूशंस जो शुरू किया गया था वो हेल्थ केयर में नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए बनाया था। So the first technology we are developing is to our technology called e-SAM technology. डॉक्टर विश्वास जोशी द्वारा डेवलप की गई ई-सैम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई तरह की थेरेपी को डेवलप करने में यूज होती है। जैसे कैंसर पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी की वजह से सेल्स मर जाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन स्टोर करने के लिए ई-सैम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसकी कीमत बाजार में उपलब्ध बाकी टेक्नोलॉजी से 10 गुना कम होती है और कम समय में तैयार भी हो जाती है। We are developing 2 therapies. One is a cancer therapy,
जो एक वायरस पे बेस्ड है। ये वायरस जब हम इंजेक्ट करेंगे तो कैंसर सेल्स को सिर्फ मारेगी और बाकी जो सेल्स हैं उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा एक वैक्सीन बना रहे हैं जो डेंगू के लिए हो रहा है, तो उसकी वजह से इसलिए ECM टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस produce the existing therapies and also help us adapt to the new emerging therapies. इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई थेरेपीज को डेवलप करने की कॉस्ट में काफी बचत की जा सकती है, जिसकी वजह से ये सब आम आदमी की पहुंच तक संभव हो सका है। अभी नॉर्मली जो हम दवाइयाँ देते हैं वो ज़्यादा डोज में देना पड़ता है ताकि जिस जगह पे उसका काम है वहाँ तक वो पहुँच सके और ठीक से काम कर सके। तो इसमें जो एक्सेस दवा दिया जाता है उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव ये निकाला गया है कि एक जीन लेते हैं, वो जीन जहाँ पे काम चाहिए वहाँ पे जाके दवाई सिंथेसाइज करता है। इसको जीन थेरेपी करके बोला जाता है और ये जीन थेरेपी आज तक इंडिया में संभव नहीं है, लेकिन ECM टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये ऐसे टाइप की दवाइयाँ हम बना सकते हैं और जिसका हमने शुरुआत भी की हुई है। डॉक्टर विश्वास की इसी सोच को पूरा करने में आगे हाथ बढ़ाया है BIRAC की देखरेख में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और वेंचर सेंटर ने। उन्होंने हमको पहला ग्रांट दिया जिसकी वजह से वी वर एबल टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वेरी रैपिडली। इन पैरेलल यहाँ पे वेंचर सेंटर में आके काम शुरू किया जिसकी वजह से हमको इक्विपमेंट पे खर्चा बिल्कुल नहीं करना पड़ा। डॉक्टर विश्वास जोशी जैसे स्किल्ड हुनरबाज ही हैं जो हमारे देश को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे लेकर आए हैं। डॉक्टर विश्वास जोशी के इसी प्रयास को हमारा दिल से सलाम। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। लगता है आज का एपिसोड पूरा होने से पहले सनी अपनी कंपनी सेटअप कर ही लेगा। ए प्रिंसी, यू नो व्हाट, बायोटेक हम डेली यूज की जाने वाली जो चीजें होती है ना उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक मिनट बताता हूँ क्या क्या चीजें, जैसे दूध, हल्दी, नीम वगैरह। तो चलिए बायोटेक के इस रूप से भी परिचित होते हैं और देखते हैं कि बायोटेक में चक्रधर परिवार किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही। तुमने देखा भी नहीं। मैंने देखो ना, मैंने न्यू आई मेकअप ट्राई किया। अरे तुम तो हमेशा प्यारी लगती हो, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुन, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बायोटेक के बारे में पढ़ और अपने बाप को ना यहाँ आने मत देना प्लीज। ओ मेरी प्यारी दुल्हनिया बनेगी बहनिया। सुनो दामाद जी, 2 सब्जेक्ट साथ में ना पढ़ा करो। हाँ 2 सब्जेक्ट? अरे बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अरे दोनों साथ में ना पढ़ो भाई, इस तरह तुम धोबी कुत्ते हो जाओगे, न घर के न घाट के। हाँ आप मेरे बम्मो को कुत्ता नहीं कह सकते, ये मेरा बम्मो है। मैं भी तो 2 पढ़ाइयाँ साथ में करती हूँ। जब हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ती हूँ, हिंदी भी पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। अरे वाह वाह मेरा इंटेलिजेंट बच्चा। अरे क्या इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट बच्चा? अरे हद होती बेवकूफी की यार। बायोटेक और डिक्शनरी क्या मेल है इसका? हाँ पता है बायोटेक क्या है? अरे ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं समंदर में बायोटेक की वजह से। अरे वेस्ट मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तंबाकू से ऑयल निकाल सकते हैं। अरे क्या है? अरे रोजमर्रा की चीजें यार, चीज, पनीर, दही, ये सब बायोटेक ही तो है। Nothing is impossible with the help of biotechnology, except बाप बेटी के ना दिमाग में थोड़ा अकल डालना। पापा क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अब देखना, बायोटेक का इस्तेमाल करके अगर दामाद जी को शॉक न किया ना तो कहना। क्या कहना? कुछ नहीं कहना। ये है बायोटेक शरबत। जाओ दामाद जी को पिलाओ, देख लो वो कैसे मुझसे कहेगा पापा आई लव यू। पापा आई विल किल यू। मैं एक ऐसा टैबलेट इन्वेंट करता हूँ जिसे खाने के बाद इंसान उठने लगे। मतलब इमेजिन यार, इंसान उड़ रहा है लिटरली, मतलब फ्लाइट टिकट बुक कराने का कोई टेंशन ही नहीं। क्या पता एक दिन ऐसी चीजों का आविष्कार हो ही जाए, बट आई एम श्योर कि उसमें सनी का कोई हाथ पैर या दिमाग नहीं है। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सुचित्रा जी और स्वाति जी से,
जो इस सेक्टर के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें बताएंगे। थैंक्स सनी प्रिंसी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी रोबोटिक्स के बारे में। अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रिकल या एक इंजीनियरिंग फील्ड का एक सब फील्ड है, जहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बेस होना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग फील्ड्स में जैसे एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, रेस्क्यू ऑपरेशंस है, न्यूक्लियर साइंस है, ऐसे जगहों पर भी रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर इसे इस फील्ड में एंट्री करना हो तो किस तरह करनी पड़ेगी? रोबोटिक्स में जिनको इंटरेस्ट है उनको BE या BTech या BSc या MSc रिलेटेड फील्ड्स में कंप्लीट करना पड़ता है और बाद में जाके स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स में होता है। और जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दिया जाता है, मगर जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में ये कोर्स देती हैं, जैसे हमारे IITs है, NITs है, कुसैट जो कोचिन में है, बिट्स पिलानी है। लेकिन जिन्हें बाहर जाकर रिसर्च या इनोवेशन करने की चाह है वो ज़रूर यूरोपियन कंट्रीज़ या US में जाके बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छी अवेलेबल है जो एक प्रॉमिसिंग करियर ऑफर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिलाकर एक इंटरेस्टिंग फील्ड बनता है, जहाँ पे हम फंक्शनल या टेक्निकल स्किल्स जो लेते हैं बायो के लेते हैं, जहाँ पे हम एंजाइम्स या ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स इनके साथ काम करते हैं, और टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जाना है तो उनको साइंस स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। आप BSc लेवल पर ले सकते हो, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। अगर आपको BE या BTech करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लेना ज़रूरी है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है और उसी के बाद आप जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप MBBS भी स्टूडेंट हो तो भी आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस फील्ड में अगर करियर एक्चुअली बनाना है तो मिनिमम मास्टर्स लेवल तक की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे पढ़ते हो तो ऑब्वियसली स्कोप ज़्यादा है। उसी के साथ टीम वर्क में काम करना और बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है इस फील्ड में काम करने के लिए। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है A। ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ट्रेनिंग फीस वापस किए जाने की प्रक्रिया। स्टार यानी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असिस्टेंट रिवॉर्ड स्कीम। ये स्कीम भारत के युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहित करने और नए हुनर को सीखने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं बुबनिया नसीराबाद अजमेर के विष्णु कुमार। विष्णु जी ने हमें ये ईमेल भी भेजा है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हमें आपका कार्यक्रम हुनरबाज काफी पसंद आया। ये कार्यक्रम शिक्षाप्रद होने के साथ साथ रोजगार परक भी है। हम जैसे युवाओं के लिए ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित होगा। रेणुका जी, मेरी तो आंखें खुल गई। वो रोबोट्स देख के, वो ऑटोमेटिक किचन देख के मुझे यकीन हो गया कि बहुत जल्द वो जो मेरा स्पेशल यंत्र है ना बम्बई का ट्रैफिक का यंत्र, वो बहुत जल्दी उसका उत्पादन होने वाला है। पर आप ही उस पर रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? अरे मैं क्या रिसर्च करूँगा, उसके लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए, बड़े बड़े लेबोरेटरीज होने चाहिए। मैं आपको बताऊं और आपको भी बताऊं कि आविष्कारक बनने के लिए बस ज़रूरत होनी चाहिए, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ख्वाहिश। छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी आविष्कार भी होते हैं और आविष्कारक भी। फॉर एग्जाम्पल नैनो गणेश। नैनो गणेश? आप तो कंफ्यूज कर रही हैं रेणुका जी। यानी कि भगवान गणेश की छोटी मूर्ति, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आविष्कार कहाँ है? यही तो कमाल है और यही इस हफ्ते का सवाल है। अरे वाह। नैनो गणेश क्या है? ऑप्शंस। ए, रिमोट द्वारा संचालित वाटर पंप। बी, रिमोट द्वारा संचालित छोटी गाड़ी। सी, लॉर्ड गणेश पर बनी एक छोटी फिल्म। डी, मोबाइल में लगने वाला यंत्र। माफ कीजिए, मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है रेणुका जी। पिछली बार आपने तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था। बिल्कुल। इस बार तो आपने इतना कठिन सवाल पूछ लिया। हाँ? कुछ हिंट तो दीजिए, है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जी। आपको तो पता होगा कि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर मुश्किल आसान कर देते हैं। जैसे कि हमारे किसानों के लिए
किसानों के लिए। और नैनो का मतलब है छोटा, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ ऐसी छोटी सी चीज होनी चाहिए जिससे किसानों को बहुत फायदा हो। यानी कि खाद की कुछ बात हो या बीज की बात हो ना, है ना? किसानों को खाद और बीज से ज्यादा जरूरी होता है पानी। पानी? आपने तो मेरे हिट पे पानी फेर दिया। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB_02 स्पेस A B C या D स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 0975-730-3030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आपके लिए जरूरी है हुनरमंद बनना, ताकि आप इस आधुनिक और आकर्षक भारत के एक अहम हिस्सा बन सकें। कैसे? ऐसे। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। Excellent, fantastic, fascinating, mind-blowing, mind-boggling, man, what a प्लीज फिर शुरू हो गए तुम। अंग्रेजी में अपनी तारीफ करना बंद करो। अरे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ना, ये सारी फीलिंग्स मेरी अंदर से उमड़ के बाहर आ रही है। You know what? पहली बार हमारे ख्याल मिल रहे हैं। Exactly, तो बस इसी ख्याल के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए। और भी बहुत सारे इनोवेशंस हुनर के साथ, रोजगार के साथ, ओनली ऑन हुनरबाज स्किल टू विन में। तब तक के लिए अपने हुनर को तराशते रहिए और हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अगर आप ढूंढ रहे हैं करियर मीडिया में या एनिमेशन में या फिर हॉस्पिटैलिटी में, तो अगले हफ्ते जरूर देखिए हुनरबाज स्किल्ड टू विन। ये जादू है एनिमेशन और VFX के हुनरबाजों का। क्या पता कोई अवसर आपके लिए भी हो। आजा चले